E20 फ्यूल कंपलसरी होते ही जनता आक्रोश में आ गई है क्योंकि उनके गाड़ियों के पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं, करोसिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इथेनॉल यूज। अपोजिशन नितिन गडकरी पर आरोप लगा रही है। कुछ यूट्यूबर अफवाहों का फायदा उठाकर पैसे छापने में बिजी हो गए। एक भी यूट्यूबर अभी तक लोगों तक सोच नहीं पहुंचा रहा है। क्या गडकरी जी सच्ची में अपना घर भर रहे हैं? लोगों की गाड़ियों का इंजन डेड हो रहा है। इथेनॉल आखिर में है क्या? उसको क्यों ब्लेंड किया जा रहा है पेट्रोल के साथ? आखिर इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी ही क्यों है? ये सारे सवालों के जवाब से आज पर्दा हम उठाएंगे। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि E20 पेट्रोल क्या है। E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल इन 1 लीटर पेट्रोल। तो ये बनता कैसे है? बेसिकली इथेनॉल एक अल्कोहल है। गन्ना, मक्का और राइस स्ट्रॉ जो रहते हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शन करके, और एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी E20 पेट्रोल हर जगह अवेलेबल रहेगा और वो कंपलसरी भी रहेगा। E20 पेट्रोल के फायदे क्या है, चलो समझते हैं। भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल इंपोर्ट कराती है। इसमें 20% तेल की खपत घटेगी, विदेशी तेल पर डिपेंडेंसी कम होगी। पर्यावरण का फायदा, इथेनॉल जलने से कम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, जिससे काफी कम प्रदूषण होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड काफी हाईली टॉक्सिकल होता है जो हमारे लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता है। जो पूरे देश का पेट भरता है, हमारे प्यारे भाई किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। इथेनॉल गन्ना, मक्का, धान जैसी फसलों से बनता है। किसानों को अतिरिक्त मार्केट मिलेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग इज नथिंग बट कि हम ग्रीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल जो है मार्केट में एक स्पेसिफिक अमाउंट में अवेलेबल है, और ग्रीन एनर्जी जो है यानी इथेनॉल लाइक, तो उनका हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इथेनॉल का यूज करने से पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। इस वजह से जो नॉकिंग होती है इंजन के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो कम हो जाएगी और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है, पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल कॉम्पेटेबल नहीं है। वो बनाई गई थी E10 कॉम्पेटेबल, इसलिए उनको दिक्कत आ सकती है। इसलिए इंजन पार्ट्स पर असर पड़ेगा। इसलिए 2023 से ही E20 कंपैटिबल गाड़ियां बनाई जा रही है। लोगों को दिक्कत ही यही हो रही है कि फ्यूल तो लॉन्च हो गया लेकिन कंपैटिबल इश्यू आ रहा है। और एक प्रॉब्लम है, इथेनॉल में वाटर डिजोल्व हो जाता है, इसलिए फ्यूल की क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर ऐसा फ्यूल इंजन में चला जाता है तो इंजन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ विपक्षी और मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि गडकरी के परिवार में ही शुगर इंडस्ट्री चलाई जा रही है, इसलिए गडकरी जी इथेनॉल ब्लेंडिंग को इतना प्रमोट कर रहे हैं। मेरी शुगर फैक्ट्री थी, जो अब मैं तो देखता नहीं, मेरे लड़के देखते। मान लीजिए हम इथेनॉल प्रोडक्शन नहीं करते तो क्या होता? तो हर साल सालाना 80 से 100 मिलियन मेट्रिक टन जितना बगास यानी गन्ने के अवशेष किसान खेतों में जला देते थे। और इतनी बड़ी मात्रा में जब बगास जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हाई प्रमाण में हवा में रिलीज हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हाईली पॉइजनस गैस है। स्मॉग और सांस की बीमारियां बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में स्मॉग और भी बढ़ेगा। CO2 से ग्लोबल वार्मिंग और भी तेज हो जाएगी। ये रहा हवा प्रदूषण के परिणाम। अभी समझते हैं जमीन में क्या क्या चेंजेस हो गए। जमीन में इतने प्रमाण में बगास जलाने की वजह से है, बगास है या राइस स्ट्रॉज है, उनके जलाने की वजह से जमीन की फर्टिलिटी जो है और भी कम हो जाएगी। उसके अंदर में जो भी मिनरल्स है जो यूजफुल है वो सारे खत्म हो जाएंगे और जमीन जो है वो नापिक बन जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है मेन। तो जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने के बाद जब भी किसानों को पीक लेना होगा तो उनको ज्यादा फर्टिलाइजर्स, ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा केमिकल्स, इस सारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब इतने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया हुआ प्रोडक्ट, जो भी फल फ्रूट, वो सारी चीजें हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे हेल्थ पर असर जरूर पड़ेगा। इसलिए उस चीज से बचने के लिए हमें हवा का भी प्रदूषण हो रहा है, पानी का भी प्रदूषण अभी होगा। हवा, जमीन, अब हम देखेंगे पानी के बारे में। जब इतनी जहरीली गैस जब पानी के कांटेक्ट में आ जाएगी तो पानी भी प्रदूषित हो जाता है। पानी के प्रदूषण बढ़ जाने की वजह से जल जीवन में रहने वाली मछलियां, उनकी भी लाइफ डेंजरस में आ जाती है। वो भी हमें अवॉइड करने के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, पावर प्लांट प्रोडक्शन इत्यादि टाइप के प्लांट खोलने पड़ते हैं।
इत्यादि चीजें हम अगर नहीं करते तो लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक के इश्यू आने शुरू हो जाएंगे, मेडिकल प्रॉब्लम हाईली फेस करने पड़ेंगे। एक्चुअल में बगास का हम इस्तेमाल बायोगैस जनरेशन, फर्टिलाइजर्स, पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, पर उनको ऐसे ही जला देने से उसका पूरी तरीके से वेस्टेज हो जाता है। अगर हम इथेनॉल प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे और उसका ब्लेंडिंग करना ही बंद कर देंगे तो देश के किसानों को और देश को अरबों का नुकसान सहना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, तो क्या सच्ची में भारतीय किसानों को इस प्रोजेक्ट से कुछ फायदा हुआ? तो इस बात का जवाब यह है, अभी तक किसानों को 1,18,000 लाख करोड़ का बेनिफिट मिल चुका है। याद रखना, जिस देश के किसान की दोनों मुट्ठी भरी हुई हो वो देश तरक्की की ओर चल रहा होता है। इस तरीके से फार्मिंग से और अतिरिक्त माल बेचने से किसानों को दुगना प्रॉफिट होगा। तो इसमें आप यही सोच रहे होगे, इसमें हमारा क्या फायदा? गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, किसान को पैसा मिल रहा है, हमारे तो गाड़ी का नुकसान हो रहा है, राइट? जब जब किसी देश में डेवलप कंट्री के ओर कदम बढ़ाती है तब उस देश के अंदर थोड़ा ना थोड़ा हर किसी को हर्जाना भरना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए पोखरण में अगर वहां के रहने वाले लोगों ने कहा होता कि हम देश के योगदान में हम हमारा कोई भी कार्य नहीं निभाएंगे, तो क्या आज हम न्यूक्लियर पावर होते? क्या शांत से हम कह पाते कि हम भी न्यूक्लियर पावर? कोई ना कोई आके आज हमें धमकाता होता। 2025 से E20 लागू हो गया है, आने वाले टाइम में E40 लागू हो जाएगा, E80 लागू हो जाएगा, तो ये नंबर शायद से बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का इस्तेमाल करना। चाइना को ही ले लो, वर्ल्ड में नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल कार में। और जब जब भारत विकास की ओर कदम बढ़ाएगा, लोग इसी तरीके से नेगेटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, क्योंकि उनको भर भर कर पैसा भेजा जा रहा है। इन लोगों को ना तो इंडिया में रहना है, ना तो इंडिया का खाना है, और ना तो ही इंडिया में शादी ही भी करनी है। बाहर रह के बाहर के पैसे से किसी ने भेजे हुए पैसे पे पल कर भारत का नुकसान करना है, उसके अगेंस्ट में बात करनी है। तो उनकी बातें सुनकर अपने देश के अगेंस्ट सोचना कहाँ की समझदारी है? तो सवाल है, क्या E20 फ्यूल एक स्कैम है? तो ऑफकोर्स नहीं, ये स्कैम नहीं है। ऑफकोर्स ये एक रिवोल्यूशन, डेवलपिंग प्रोसेस है। हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम हमारा चाहते आने वाला जीवन सेफ रहे, अच्छे इन्वायरमेंट में जिए, इसलिए ये कदम काफी जरूरी है। तो स्कैम इसे कहा जाता है। 1948 का जिम स्कैंडल का हरिदास मुद्रा स्कैंडल, 1960 का कुर्ला स्कैंडल, मारुति स्कैम, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी जी का नाम इसमें जोड़ा गया था। बोफोर्स घोटाला 1980 का, 1996 का हवाला स्कैम आदि जैसे स्कैम की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। आप ये जो भी मैंने स्कैम बताई है, आप सर्च करिए कि किसने किए थे, कब कब किए थे। इनको बोला जाता है स्कैम। विकास की ओर कदम बढ़ाने के लिए जो मेहनत की जा रही है उसको स्कैम नहीं बोला जाता।